नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम सर और आपका प्रोविडेंस कोचिंग देहरादून के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग आपके सामने उत्तराखंड करंट अफेयर्स का जो अप्रैल माह का भाग है उसको लेकर आए हैं। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि इससे पहले जो भाग हमारे हो रखे हैं उनका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप उन भागों को वहाँ पर देख सकते हैं। और इस भाग में हम क्या करने वाले हैं मैं आपको पहले सूचित कर दूं कि उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो हमने अलग से निकाली है, कुछ अखबार की कटिंग भी हमने उसमें रखी है। जहां से भी संभावित प्रश्न आपके बन सकते हैं उन सभी संभावित प्रश्नों को हमने आपके लिए आज लेकर आए हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो है अप्रैल माह का उत्तराखंड का करंट अफेयर्स, जो कि आपकी आगामी परीक्षा में मदद जरूर करेगा। अंत तक इस वीडियो में बने रहेगा क्योंकि बहुत सारे प्रश्नों को भी मैं आज सॉल्व करने वाला हूं। कहने का मतलब मेरा ये है कि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे प्रश्न इससे पूछे जा सकते हैं और वो प्रश्न के रूप कैसे होंगे, क्योंकि कुछ ही दिनों में हम लोग जनवरी से लेकर अप्रैल माह का 4 महीने का जो करंट अफेयर का जो सेगमेंट है उसको लेकर आ रहे हैं और जल्दी हम 1 साल वाला करंट अफेयर भी लेकर आपके सामने आएंगे। तो उत्तराखंड के इस करंट अफेयर के सेशन में लगातार जुड़ते रहिएगा और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो करंट अफेयर का टॉपिक हमारे पास है वो है यहाँ पर वाइब्रेंट गाँव की संख्या में। वाइब्रेंट प्रोजेक्ट जो है वो असल में सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो सीमांत गांव जो होते हैं उन सीमांत गांवों में से कुछ गांव को चुनती है और उनका विकास को क्या करती है, आगे बढ़ाती है। उन्हीं सीमांत गांव की बात करें तो हमारे यहाँ पर नीति हो गया, एक माणा हो गया, मलारी हो गया, गुंजी, ये सारे गांव जो हैं ये आपके चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं और इनको वाइब्रेंट विलेज के अंतर्गत शामिल किया गया है। और इसी वाइब्रेंट विलेज के कॉन्सेप्ट को लेकर जब आपके नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जब यहाँ पर आए थे तो उन्होंने उसी समय पर क्या करा था, जो हमारे माणा गांव हैं इसे अंतिम गांव की जगह पर क्या कर दी थी, इनको प्रथम गांव की संज्ञा दे दी गई थी। तो आज आपका माणा गांव जो है वो प्रथम गांव के रूप में भी जाना जाता है, भारत का पहला गांव है। लेकिन असल में प्रश्न यहाँ से क्या बन सकता है, प्रश्न ये बन सकता है कि कौन सा गांव जो है वो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो इसका उत्तर आपका क्या होगा, आपका नीति, माणा, मलारी और गुंजी। ठीक है, तो ये वाला प्रश्न आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो करंट अफेयर का हमारा पॉइंट है वो ये है कि उत्तराखंड ड्रोन प्रमोशन एंड यूसेज पॉलिसी 2023। ठीक है ना, तो सिंपल सी बात है, पहला प्रश्न तो यही बन सकता है कि ड्रोन पॉलिसी किस वर्ष जो है उत्तराखंड सरकार के द्वारा लाई गई है, तो 2023 है। दूसरी बात ये है कि अमेरिका संस्था जो मैकेंजी है तो उसके साथ उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया गया है, समझौता किया गया है ताकि जो उत्तराखंड में ड्रोन है उसका यूज़ और उसकी यूजेस पॉलिसीज़ जो है वो कैसे अच्छी बेहतर बन सके। ठीक है ना, तो आने वाले अगर हम देखेंगे तो 2030 तक का जो लक्ष्य रखा गया है तो राज्य में ड्रोन उत्पादन और सेवाओं से 5000 युवाओं को रोजगार दिए जाने का क्या किया गया है, प्रावधान किया गया है। इसमें 5000 युवाओं को क्या मिल सकता है, रोजगार मिल सकता है। ये वाला पॉइंट आप इसमें याद रखेंगे। ठीक है ना, और इसमें आप ध्यान रखना कि लगभग निर्माण में 500 करोड़ रुपए और सर्विसेज में 500 करोड़ रुपए लगाए जाने का प्रावधान है। तो यहाँ से दो प्रकार के प्रश्न आपके साथ बन सकते हैं। और पहला प्रश्न तो ये बन सकता है कि भाई उत्तराखंड ड्रोन प्रमोशन की जो नीति है वो किस वर्ष लागू की गई है, तो 2023 में, और निर्माण के क्षेत्र के लिए कितने करोड़ रुपए का इसमें प्रावधान किया गया है, तो 500 करोड़ रुपए का इसमें प्रावधान किया गया है। इस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं और अगला प्रश्न हमारे पास क्या है जरा देखते हैं। अगला प्रश्न जो है वो है स्मार्ट स्पिरिचुअल हिल टाउन का रूप लेगा बद्रीनाथ। तो भाई उत्तराखंड पर्यटन मंत्री जो है सतपाल महाराज जी ने बताया है कि जो बद्रीनाथ धाम है वो स्मार्ट स्पिरिचुअल हिल टाउन यानी आध्यात्मिक पर्वतीय शहर के रूप में विकसित किया जाएगा। तो यहीं पर आपका प्रश्न बन जाता है कि उत्तराखंड का कौन सा ऐसा भाग है या उत्तराखंड का कौन सा ऐसा मंदिर है जो कि आध्यात्मिक पर्वतीय शहर के रूप में विकसित किया जाएगा। तो बद्रीनाथ का नाम जो है वो आपको याद होना चाहिए, यही आपसे एग्जाम में पूछा भी जाएगा। आशा करता हूं कि आप प्रश्नों का स्वरूप को समझ रहे होंगे और किस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो आप समझ रहे होंगे। ठीक है, चलिए अगला करते हैं। अगला हमारे पास क्या है, अगला है लोक भाषाओं के लेखकों को हर साल मिलेगा उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान। ठीक है, हालांकि इस पर कुछ खास बात तो नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पर यह है कि हर साल आपको क्या मिलेगा, हर साल आपको लोक भाषाओं में क्या मिलेगा, उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान मिलेगा। यहाँ पर लोक भाषा का मतलब गढ़वाली, कुमाऊनी और जो भी लोक भाषाएं उत्तराखंड में बोली जाती हैं उन बोलियों में भी क्या मिलेगा, सम्मान मिलेगा। तो हाँ, ऐसा कुछ प्रश्न यहाँ से बनने का चांस थोड़ा सा कम ही है, लेकिन करंट अफेयर के माध्यम से आप इसको याद कर सकते हैं। अच्छा, अगला भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, वो है मुख्यमंत्री ने किया प्रदेश के पहले हेल्थ एटीएम। अब यहाँ पर पहला हेल्थ एटीएम आ चुका है ना, और 40 ट्रू नेट मशीनों को लोकार्पण।
तो यहाँ पर पहला हेल्थ एटीएम आ गया, तो प्रश्न सीधा पूछा जाएगा कि पहला हेल्थ एटीएम जो है उत्तराखंड में वो कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो वो किया गया है उत्तराखंड सचिवालय में स्थित विश्वकर्मा भवन में, यानी सिंपल सी बात है, उत्तराखंड सचिवालय यानी कि देहरादून में स्थापित किया गया है। और 6 हेल्थ एटीएम और 40 ट्रू नेट मशीनों का लोकार्पण भी किया गया है। तो राज्य सचिवालय में प्रदेश का पहला हेल्थ एटीएम को स्थापित किया गया है। तो हेल्थ एटीएम की बात आएगी तो आपको याद रखना है कि वो सचिवालय में स्थापित किया गया है। तो असल में इसमें क्या है, इसमें यह है कि 1 बूंद खून से 30 सेकंड के भीतर स्वास्थ्य संबंधी 72 तरह की जांच की जाएगी। बस 1 बूंद खून रखिए और वो आपको 72 जांचें हैं जो वो बता देगा कि आपके शरीर में कौन कौन सी आपकी बीमारियां हो रही हैं। अब 4 धाम यात्रा में देश को दुनिया में आने वाले पर्यटकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए यात्रा मार्ग पे भी हेल्थ एटीएम लगाने की प्रावधान किए जाने का विचार किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल के लिए आपकी क्वेश्चन यही बन सकता है कि उत्तराखंड राज्य में पहला हेल्थ एटीएम किस शहर में किस स्थान पर लगाया गया है, तो ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे। अगली स्लाइड हमारे पास ये है और वो है पूरे देश में बिकेगी चमोली की जड़ी बूटियां, आयुष मंत्रालय ने 48 काश्तकारों को किया पंजीकृत। देखिए, चमोली जनपद के रूप में प्रश्न आ सकता है कि उत्तराखंड के किस जनपद की जड़ी बूटियों को क्या है आयुष मंत्रालय ने क्या किया है मान्यता प्रदान करी है वहाँ के 48 काश्तकारों को, तो वो आपका चमोली जनपद होगा। तो ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से नहीं बन सकता है, बस याद रखेंगे कि भाई चमोली में काश्तकार जो है उनको अब अपने यहाँ पर जो भी जड़ी बूटियाँ वो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट आयुष मंत्रालय से खरीदेगा और उससे उनको क्या होगा, फायदा होगा। अच्छा, इसमें आप देखिए कि प्रत्येक 3 साल में तैयार होने वाली कुटकी की कीमत 1200 रुपये प्रति किलोग्राम है। तो ये मैंने अक्सर सुना भी है, पहले भी सुना है कि कुटकी का बहुत ज़्यादा क्या हो सकता है वहाँ पर यूज़ होता है। तो यहाँ पर बड़ी मात्रा में क्या है, बड़ी मात्रा में जो है कुटकी उत्पादन कर सकते हैं। और कुटकी ऐसी चीज़ है जो हर दवाई में पड़ती है, ठीक है ना। तो ये याद रखना कि चमोली डिस्ट्रिक्ट वो डिस्ट्रिक्ट है जिसके काश्तकारों को आयुष मंत्रालय ने मान्यता दे दी है और अब चमोली जनपद की जड़ी बूटियाँ जो हैं वो देश विदेश में क्या होंगी, बेची जाएंगी। ठीक है, चलिए अगला बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और वो इंपॉर्टेंट क्यों है कि प्रदेश में वर्ष 2021-22 के जिलावार प्रति व्यक्ति आय आंकड़े जारी हुए हैं। ठीक है ना। तो भाई जो भी हमारे यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय है, यानी कितना व्यक्ति जो है वो पैसा कमाता है 1 साल के अंतर्गत, तो वो हमें देखना है। इसका आंकड़े क्या हो सकते हैं, हमें वो देखना है। जारी आंकड़ों के अनुसार औद्योगिक नगरी बन चुके हरिद्वार पहला, उधम सिंह नगर और देहरादून जिले प्रति व्यक्ति आय के मामले में सबसे आगे हैं। यानी पहले नंबर पे आपका हरिद्वार है, फिर क्या है, उधम सिंह नगर है, और फिर आपका क्या है, देहरादून है। और हरिद्वार राज्य का सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला बन चुका है, जो कभी देहरादून हुआ करता था। ठीक है, उससे पहले उत्तरकाशी हुआ करता था, लेकिन आज अगर हम देखें तो हरिद्वार जो है वो प्रति व्यक्ति आय वाला सबसे पहला जिला बन चुका है। तो सीधा सीधा प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा कि प्रति व्यक्ति आय में सबसे नंबर 1 जिला कौन सा है, तो हरिद्वार है। यहाँ पर मैंने एक लिस्ट भी तैयार करी है, जिस लिस्ट में प्रत्येक जिले की प्रति व्यक्ति आय को हम देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर जानते हैं कि हरिद्वार को पहला स्थान वैसे ही मिल चुका है। ठीक है, तो जरा एक बार देख लेते हैं 2021-22 के आधार वर्ष पे, 2021-22 में जारी वर्ष के आधार पर देखें तो यहाँ पर रहा आपका हरिद्वार, ये रहा हरिद्वार, तो 3,62,688। ठीक है ना। सबसे कम भी इसमें हम देख सकते हैं, सबसे कम में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 93,160 आ रहा है, और इसके अलावा यहाँ पर 18,678 आ रहा है। तो 18,678 की बात करें तो सबसे कम प्रति व्यक्ति आय किसकी है, तो सबसे कम प्रति व्यक्ति आय जो है पिथौरागढ़ जनपद की है, और सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय किसकी है, तो वो किसकी है, वो आपके हरिद्वार जनपद की है। तो स्वाभाविक है कि प्रश्न 2 ही रूप से आ सकता है, या तो पिथौरागढ़ का सवाल पूछेगा सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला उत्तराखंड का कौन सा है, ये पूछेगा आपसे, या फिर आपसे ये पूछेगा कि भाई हरिद्वार जो है वो सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय वाला जिला है, तो ये आपसे ये पूछ सकता है। इसके अलावा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और टॉप 3 जिलों को आप क्या कर सकते हैं, आप उसकी लिस्ट बना लीजिए अपनी कॉपी में, ताकि कई बार वो टॉप 3 दूसरा तीसरा पूछ लेता है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला जो है हमारा करंट अफेयर्स के टॉपिक में वो है उत्तराखंड में ए हेल्प कार्यक्रम की शुरुआत। जो धामी जी हैं उन्होंने सर्वे ऑफ इंडिया ऑडिटोरियम में ए हेल्प जो है वो शुरू करा है। असल में ए हेल्प क्या है, ए हेल्प में एक्रीडेटेड एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइव स्टॉक प्रोडक्शन, यानी पशुधन उत्पादन, स्वास्थ्य और विस्तार के लिए मान्यता प्राप्त एजेंट है। ठीक है ना। इसमें एजेंटों की नियुक्ति की जाएगी, और कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षित ए हेल्प कार्यकर्ता पशुओं में विभिन्न संक्रामक रोगों की रोकथाम करने राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत कृत्रिम गर्भाधान, पशुओं की टैगिंग और पशु बीमा में अपनी महत्वपूर्ण योगदान देंगे। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर एजेंट तैयार किए जाएंगे, और एजेंट तैयार करने के माध्यम से जितने भी हमारे पशुधन है उनकी जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो रोग की समस्या हो, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर गोकुल मिशन हो, चाहे वो पशु
बच्चों को टैगिंग करना हो, चाहे वो बीमा की बात हो, उन सब में जो है वो गवर्नमेंट की मदद करेंगे। ठीक है, तो ये ए हेल्प ये शुरुआत है, असल में ये पशु से संबंधित है। इस प्रकार का प्रश्न आ सकता है। प्रश्न सीधा पूछेंगे आपसे कि अभी हाल ही में पशुधन के लिए उत्तराखंड सरकार के द्वारा जारी किया गया प्रोग्राम क्या है, तो वह ए हेल्प। ठीक है ना, क्लियर है? चलिए, अच्छा अगला भी हमारे पास इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री ने गंगा समग्र अविरल गंगा निर्मल गंगा कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। ठीक है ना, तो ये परमार्थ निकेतन में आयोजित हुआ था ऋषिकेश में। तो स्थान आपसे पूछ सकता है कि किस स्थान पर अविरल गंगा निर्मल गंगा कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है, तो भैया ये कहाँ पर शुरू किया गया है? ऋषिकेश में किया गया, परमार्थ निकेतन में शुरू किया गया है। और इस अभियान के तहत गंगा को स्वच्छ रखने के लिए कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें गंगा का साफ सुथरा रखने के लिए साथ साथ जल स्रोतों को संरक्षण एवं संवर्धन भी शामिल है। तो इतना ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो बस इतना याद रख लेना कि अविरल गंगा निर्मल गंगा जो कार्यक्रम है असल में वो किस स्थान से शुरू हुआ है, तो वो आपका क्या है? ऋषिकेश से शुरू हुआ है, परमार्थ निकेतन में शुरू किया गया है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आप लोग याद रख लीजिएगा। चलिए, अगला पॉइंट भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और वो है प्रदेश में 5 जिलों में बनेंगे सघन फसलों के सैटेलाइट केंद्र। ठीक है ना, तो ये कौन कौन से जिले हैं, सीधा उस पर चलते हैं हम लोग। तो 5 जिले ऐसे जहाँ पर सैटेलाइट केंद्र बनेंगे सघन फसलों के। तो सबसे पहले चंपावत जिले में खेतड़े में तेजपात, पिथौरागढ़ के बिसाड़ में तिमूर, जिसको टिमरू हम कहते हैं, उत्तरकाशी के रैथल में सुरई, चमोली के परसारी और अल्मोड़ा जिले के ताकुला में डमस्क गुलाब का सैटेलाइट केंद्र खोला जाएगा। तो यहाँ पर आपसे जिले पूछ सकते हैं कि भाई जो आपका सघन फसलों के सैटेलाइट केंद्र है किस जिले में है, किस जिले में नहीं है। तो चंपावत हो गया, पिथौरागढ़ हो गया, उत्तरकाशी हो गया, चमोली हो गया, अल्मोड़ा हो गया, यहाँ पर इनके सैटेलाइट केंद्र खोले जा रहे हैं। और दूसरा सवाल ये आ सकता है कि ये पूछ सकते हैं कि तिमरू हो गया, तेज पत्ता हो गया, या सुरई हो गया, या आपका क्या हो गया, डमस्क गुलाब हो गया, इसको किस जिले में इसका क्या खोला जा रहा है, सैटेलाइट केंद्र खोला जा रहा है। तो इस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसको भी आप तैयार कर लेंगे। ठीक है, इसको भी आप नोट डाउन कर लेंगे। चलिए अगला कर लेते हैं, और वो है उत्तराखंड फूड लैब को मिला नया हॉलमार्क। तो हॉलमार्क उत्तराखंड फूड लैब को मिल चुका है। पहली बात कहाँ पर है ये, तो यहाँ पर आप देख भी होंगे, राज्य खाद्य एवं औषधि विश्लेषणशाला जो है वो उत्तराखंड के रुद्रपुर में है। ठीक है, और जो रुद्रपुर में स्थित जो ये खाद्य एवं औषधि विश्लेषणशाला है, इसमें पदार्थों के बाद अब तेल, वसा, मसाले, दालों के लिए NBL नेशनल एक्रीडेशन फॉर बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरी सर्टिफिकेट दिया है। तो यहाँ पर इन चीज़ों की टेस्टिंग हो सकती है, हॉलमार्क इनको दे दिया गया है, टेस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या होगा, मान्य होगा। तो अगर इस लेबोरेटरी से टेस्टिंग मटेरियल कोई भी जो होता है, चाहे वो तेल, वसा वगैरह वगैरह टेस्ट करके अगर उसको मान्यता मिल जाती है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी क्या होगा, उसको मान्यता प्राप्त हो जाएगी। तो एक अच्छा पहल केंद्र सरकार ने करा है, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने भी इसका अच्छा पहल करा है कि हमारे उत्तराखंड में भी क्या है, फूड लैब को क्या मिल चुका है, एक हॉलमार्क मिल चुका है। चलिए, अब एक न्यूज़ और भी है, और हालांकि ये इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ तो नहीं है, लेकिन हाँ एग्जाम में पूछी जा सकती है, जो कि वो है गंगा को छोड़कर सभी नदियों पर रिवर राफ्टिंग शुल्क माफ़ कर दिया गया है। ठीक है ना, तो गंगा में आप जानते हैं कि पहले से ये मुख्य रूप से इसलिए किया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक रिवर राफ्टिंग की जो पॉसिबिलिटी है उनको अन्य नदियों में बढ़ाया जा सके, और एडवेंचर जो स्पोर्ट्स के माध्यम से पैसा आ सकता है उसको बढ़ाया जा सके। तो भाई उत्तराखंड का माणा अब देश का अंतिम नहीं पहला गांव है। तो प्रधानमंत्री मोदी के जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहली स्लाइड में बताया था, मैंने आपको बताया था कि भाई जो आपका जो प्रोग्राम है जिसके तहत माणा को अब क्या कर दिया गया है, उसको देश के अंतिम गांव की जगह पे क्या कर दिया गया है, पहला गांव माना गया है। तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है उसके तहत माणा के तहत ये किया गया है, और इन क्षेत्रों को विकसित किया जाएगा टूरिज्म के हिसाब से, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए जाएंगे ताकि अधिक से अधिक लोग इन स्थानों पर क्या हो सके, इन स्थानों पर आ सके। तो बस याद रखिएगा कि भारत का पहला गाँव कौन सा है, माणा गाँव चमोली में है। ठीक है, चलिए अगला जो है हमारे पास वो है जॉली ग्रांट में SDRF के मुख्यालय और ट्रेनिंग सेंटर का लोकार्पण कर दिया गया है। क्वेश्चन सीधा आएगा कि SDRF का मुख्यालय कहाँ पर है, तो सीधा आपका आंसर क्या बन जाएगा, जॉली ग्रांट है। चाहे वो ट्रेनिंग सेंटर हो, चाहे वो क्या हो, वो आपका मुख्यालय है, वो दोनों ही कहाँ पर है, जॉली ग्रांट में है। इसके अलावा आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। SDRF आप जानते हैं कि स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, जो कि आपदा प्रबंधन के अंतर्गत आती है, और उत्तराखंड में कहीं पर भी आपदा हो तो सबसे पहले SDRF आती है, फिर उसके बाद NDRF का भी यहाँ पर काम हो जाता है। लेकिन आपदा प्रबंधन के लिए SDRF का जो मुख्यालय है और जो ट्रेनिंग सेंटर है वो पूछा आपसे जा सकता है। चलिए अब कुछ बात करते हैं अप्रैल माह की महत्वपूर्ण अखबार की कटिंग की, जो कि आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। पहली कटिंग जो हमारे पास है वो है पर्यटन में 2030 तक 5 लाख रोजगार बढ़ाने का लक्ष्य दिया गया है। तो ऐसा प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं, PCS की परीक्षा में RO में इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है कि कब तक 5 लाख लोगों को रोजगार, पर्यटन के क्षेत्र में किस वर्ष तक
5 लाख रोजगार को बढ़ावा देने की बात की गई है गवर्नमेंट के द्वारा 2030। तो ये वाला पॉइंट जो है आपके लिए याद करने के लिए इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप इस कटिंग में देख रहे होंगे कि विकास के लक्ष्य 2025 तक पूरा करें। तो वही उत्तराखंड में जो विकास के लक्ष्य हैं उनकी जो डेट दे रखी है, कब तक दे रखी है, 2025 तक दे रखी है, ठीक है ना। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि उत्तराखंड एंड 25 यानी 25 वर्षों में उत्तराखंड कितना कर पाया है उसके लिए ये प्रोग्राम बनाए गए हैं। तो इस पॉइंट को याद रखना कि कौन से वर्ष तक क्या लक्ष्य रखा गया है। इस प्रकार का प्रश्न जो है अक्सर पीसीएस में पूछा आता है या जो भी यूकेपीएससी के द्वारा एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं वहाँ पर पूछा आता है। अगला जो है वो है, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं लगता है मुझे, लेकिन हाँ कभी कभी क्या होता है एग्जाम में आ ही जाता है। वो है धामी ने जोशीमठ के लिए मोदी से मांगे 2,942 करोड़, ठीक है ना। और आप जानते हैं कि जोशीमठ में जो आपदा आई है उसके लिए भी धामी जी के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। तो कभी आ गया तो याद रखना कि कितने करोड़ की मांग की गई है। ये तो हालांकि ऐसा आया तो नहीं है, लेकिन जोशीमठ के लिए आपदा प्रबंधन के लिए पैसे मांगे गए हैं। इस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला है मोटे अनाज को बढ़ावा देने को हो रहा मिलेट महोत्सव, ठीक है ना। तो आप जानते हैं कि जिस तारीख को मैं आज आपके सामने अप्रैल का ये लेकर आ रखा हूँ, अभी उत्तराखंड में मिलेट महोत्सव शुरू हो चुका है। आज तारीख कौन सी है, 13 तारीख है आज, ठीक है। तो आज मिलेट महोत्सव का शुरू हो चुका है। 13 से 14 मई में ये मिलेट महोत्सव आयोजित करने का प्रावधान किया गया था। तो ठीक है, ये आज शुरू हो चुका है, ये 13 मई से 14 मई तक, ठीक है ना। तो मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए, जो मोटा अनाज हमारे गाँव में होता है, जो पहाड़ों के क्षेत्रों में मोटा अनाज होता है, उसको कैसे बढ़ावा दिया जाए, इसके लिए मिलेट महोत्सव का आयोजन किया गया है। डेट आपसे पूछ सकते हैं और आपसे महीना पूछ सकते हैं, ठीक है ना, आप याद रखिएगा। और स्थान की बात करेंगे तो हल्द्वानी में इसको किया जा रहा है, ठीक है। अगला जो है हमारा वो भी इंपॉर्टेंट है, कर्णप्रयाग का डिमर गांव संस्कृत ग्राम घोषित है। तो ये भी आ सकता है कि हाल ही में किस गांव को संस्कृत ग्राम घोषित किया गया है। तो कर्णप्रयाग चमोली में जो डिमर गांव है उसको क्या किया गया है, संस्कृत ग्राम घोषित किया गया है। तो इसके अतिरिक्त आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इसके डीप नहीं आ सकता है, लेकिन हाँ कौन सा गाँव जो है वो संस्कृत ग्राम घोषित किया गया, तो डिमर गाँव। अच्छा, अगला जो हमारे पास वो है शोध के लिए छात्रों को 10 लाख तक मिलेंगे। तो भाई सिंपल सी बात है, अगर आप उत्तराखंड में शोधकर्ता बनते हैं तो उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा जो है प्रोत्साहन नीति को अपनाया गया है। और अगर आप शोध करते हैं तो उसके लिए उत्तराखंड गवर्नमेंट जो है वो आप लोगों को 10 लाख से लेकर 5 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक के प्रोजेक्ट के लिए आपको पैसा दे सकती है। तो अच्छी बात है, जितने भी हमारे यहाँ पर जितने पीएचडी लोग कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं, तो उनके लिए 10 लाख रुपये तक का प्रावधान यहाँ पर किया गया है, ठीक है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट है पूर्व सीडीएस, जो हमारे पहले सीडीएस विपिन रावत जी थे, कि सीडीएस रावत की प्रतिमा का अनावरण 14 अप्रैल को किया जाएगा। तो देहरादून के कनक चौक में किया जा रहा है, इसको याद रखिएगा। देहरादून के कनक चौक में 14 अप्रैल को सीडीएस विपिन रावत जी की प्रतिमा का अनावरण किया जा रहा है। तो कहाँ पर किया जा रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे, देहरादून में किया जा रहा है। ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि किस जगह पे किया गया है, ठीक है। अगला जो है वो है इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। न्याय दिलाने के मामले में उत्तराखंड की 18 बड़े राज्यों में 14वीं रैंक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपसे पीसीएस, आरओ, एआरओ, यहाँ तक कि ग्रुप सी के एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो न्याय दिलाने के मामले में उत्तराखंड की क्या है, 14वीं रैंक है बड़े राज्यों में, याद रखना। और छोटे राज्यों में अगर हम देखेंगे तो सिक्किम जो है पहले स्थान पर है और हिमाचल जो है 6ठे स्थान पर है। तो ऐसा प्रश्न भी आपसे क्या हो सकता है, एग्जाम में बन सकता है। टॉप 10 में बात करें तो टॉप 10 में कर्नाटक नंबर 1 पर है, तमिलनाडु नंबर 2 पर है, ठीक है ना। तो कर्नाटक में न्याय जो है वो अच्छे ढंग से दिलाया जाता है, यही इसका मतलब होता है। उत्तराखंड कहीं पर भी टॉप 10 में नहीं है। और यहाँ पर एक और बात है, उत्तराखंड की 2022 में पुलिस में 5वीं रैंक रही है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि पूरे भारतवर्ष में पुलिस की 5वीं रैंक रही है। 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो अच्छा एक रैंक मिली उत्तराखंड पुलिस को, 5वीं रैंक है। और न्यायपालिका में 8वीं रैंक है, ठीक है ना। तो न्यायपालिका में क्या है, उत्तराखंड की 8वीं रैंक है, बहुत ही बड़ी बात है। ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। और कानूनी सहायता देने के मामले में भी क्या है, आपका जो उत्तराखंड है वो 8वीं रैंक पर है। तो इस प्रकार का प्रश्न आपसे एग्जाम में बन सकता है। ध्यान रखिए कि यहाँ पर प्रश्नों की बात हो रही है, कंटेंट आपको दिया जा रहा है लेकिन प्रश्नों के साथ, तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। और नोट डाउन करने के साथ साथ इसमें अपनी कॉपी में याद भी इसको कर लीजिएगा, आएगा जरूर एग्जाम में। पौड़ी में बनेगा पहला पर्वतीय संग्रहालय और तारामंडल। ये भी इंपॉर्टेंट है कि किस स्थान पर पहला पर्वतीय संग्रहालय और तारामंडल बनेगा, तो ये आपका है पौड़ी में बनेगा। हालांकि इसमें अगर हम देखें तो राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी की पहले 30 करोड़ रुपए खर्च होंगे, सांसद निधि से 4.6 करोड़ रुपए जारी भी कर दिए गए हैं, ठीक है। तो इसमें मुख्य रूप से यही है कि भाई किस प्रकार से भविष्य में तारामंडल हो गया या आपके क्षेत्र के आसपास के इलाके, उनमें रिसर्च करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना। चलिए, उसके अलावा
मनेरा आकाशवाणी, मनेरा जो है असल में उत्तरकाशी में है, तो मनेरा आकाशवाणी केंद्र से शुरू हुई एफएम सेवा। तो उत्तरकाशी में हाल ही में कहाँ से शुरू करी है? उत्तरकाशी के मनेरा आकाशवाणी से क्या हुई है? एफएम सेवा शुरू करी है। अब इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल उद्घाटन किया है, यानी इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। तो मनेरा उत्तरकाशी के जो आपका आकाशवाणी केंद्र है, यहाँ पर एफएम की शुरुआत की गई है। तो ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। तो अगर राष्ट्रीय स्तर का कोई नेता या इतना बड़ा व्यक्ति को करता है तो आपके एग्जाम में पूछा सकता है। एक दुखद घटना है, ठीक है, और वो है कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास जी का निधन हो चुका है। कहाँ के थे ये, ठीक है ना? तो पहली बात, ये प्रदेश के क्या थे? प्रदेश के समाज कल्याण, परिवहन और खादी ग्राम उद्योग मंत्री थे, ठीक है ना? इनका निधन हो गया था, ठीक है। तो इसके बाद बागेश्वर से ये आते हैं, इस बात को भी याद रखिएगा, ठीक है। और लगभग एक बहुत बड़ा चेहरा रहे थे बीजेपी का, ऐसी चेहरा आप कह सकते हैं, ठीक है ना? तो अब उनका निधन हो चुका है, तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। बागेश्वर के से आते हैं, ठीक है। अब रिखणी काल, हाल ही के दिनों में आपने सुना होगा कि रिखणी खाल में बाघ को लेकर, जो असल में टाइगर होता है वो यहाँ पहाड़ों में घूम रहा है, और रिखणी खाल क्षेत्र जो है, पौड़ी गढ़वाल का जो क्षेत्र है, इस जगह में क्या लगाया गया है? वो कर्फ्यू लगाया गया है। तो कर्फ्यू वाला जो सिस्टम है, ठीक है ना, कर्फ्यू वाला जो सिस्टम है वो पहली बार बाघों के डर से लगाया गया उत्तराखंड के। तो किस स्थान पे लगाया गया? रिखणी खाल, पौड़ी गढ़वाल में लगाया गया। इस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, एक अच्छी एग्जाम के लिए कटिंग है, ठीक है। दूसरा है पद्मश्री बसंती देवी समेत 5 को अर्थ स्टार अवार्ड दिया गया। बाकी नाम तो 5 का नहीं बताया गया है, लेकिन हाँ आपसे पूछ सकता है कि अर्थ स्टार अवार्ड किसको दिया गया है? तो पद्मश्री बसंती देवी को ये दिया गया है, ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। एक फेमस उत्सव है तिमुंडिया देव उत्सव, ठीक है। तो इस तिमुंडिया देव उत्सव में जो है वो जोशीमठ में होता है। तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि तिमुंडिया देव उत्सव कहाँ पर हाल ही में संपन्न किया गया था? जोशीमठ में संपन्न किया था। इसी के ऊपर रामायण वाला जो कॉन्सेप्ट है, रामायण का वीडियो भी मैंने बनाया, उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। रामायण के बारे में जितनी भी एग्जाम की पर्पज से चीज़ें हो सकती हैं वो भी आप जरूर उसमें देख लीजिएगा, ठीक है। वीडियो आप तुरंत लिंक में जाइए, उसमें आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा रामायण का। तो रामायण से प्रश्न पूछा जा सकता है, तो उसके बारे में मैंने आपको करा, वो भी जोशीमठ में मनाया जाता है। तो तिमुंडिया देव उत्सव हो गया, रामायण उत्सव हो गया, दोनों कहाँ होते हैं? जोशीमठ में होते हैं, चमोली में होते हैं, ठीक है ना। दून से टिहरी तक टनल का अलाइनमेंट तैयार। तो आपको पता होगा कि अभी जो है वो दून से टिहरी जो झील है आपका, वहाँ के लिए एक रोड बनाई जा रही है। तो पूछा जा सकता है आप लोगों से कि टिहरी टनल परियोजना कहाँ पर बनाई जा रही है? तो देहरादून से टिहरी को जोड़ने के लिए की जा रही है, उसका अलाइनमेंट तैयार हो चुका है, ठीक है। चलिए, उत्तराखंड में जनरल रावत के नाम पर चलाई जाएगी बड़ी परियोजना। तो ठीक है, एक हो सकता है, हम कर सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए, प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय तो बड़ी मगर पिछड़ा, तो ये मैं आपको प्रति व्यक्ति आय वाला पूरा बता चुका हूँ, तो इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये था दोस्तों अप्रैल महीने का 2022 का करंट अफेयर। आशा करता हूँ कि आपको आज का हमारा ये करंट अफेयर का सेक्शन अच्छा लगा होगा, और बहुत सारी जानकारी जो मैंने आपको एग्जाम के लिए दी है आप उसे ज़रूर नोट करेंगे और याद भी करेंगे, और आगामी परीक्षाओं के लिए दृढ़ता से क्या करेंगे? तैयारी करेंगे। याद रखेंगे कि जिस करंट अफेयर में मैं बाकी करंट अफेयर के लिंक्स भी डाल रहा हूँ, तो आप वहाँ से आपके अन्य माह के भी करेंगे। और आने वाले समय में बहुत जल्दी हम लोग क्या करने वाले हैं, जनवरी से अप्रैल माह का जो करंट अफेयर का जो क्वेश्चन बैंक है वो आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं। तो प्रोविडेंस कोचिंग में आप जरूर जुड़े रहिए। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अन्य वीडियो के लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगले करंट अफेयर तक शुभम सर को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।